लिखा हुआ है प्रिमिटिव मैन बिलीविंग दैट अ क्राइम क्रिएटेड एन इम्बैलेंस व्हिच कुड बी रेक्टिफाइड ओनली बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर। अब आगे बढ़ने से पहले और उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि प्रिमिटिव मैन क्या होते हैं। प्रिमिटिव मैन को कहा जाता है बहुत पुराने जमाने के लोग, बहुत पहले के लोग, 1000 साल पहले के लोग, जिन्हें हम आसान भाषा में कहते हैं आदि मानव। ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते थे, जो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, पत्थरों को घिस करके आग जलाया करते थे। कपड़े तो होते ही नहीं थे, तो वो कपड़ों की जगह पत्ते लपेटा करते थे शरीर पर, या जानवरों की खालों को कपड़े बनाकर पहना करते थे। जो मिल जाता था वो खा लिया करते थे, और ऐसे लोगों को आप कहते हैं आदि मानव, प्रिमिटिव मैन। अब ये समझ लेने के बाद, चूंकि इसकी पिक्चर भी मैंने यहां दी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि प्रिमिटिव मैन दिखते कैसे थे, होते कैसे थे। हम सभी लोगों ने अपनी स्कूल की किताबों में ये सब पढ़ा है और इनको देखा है। अब आइए समझते हैं कि जो लिखा है उसका मतलब क्या है। लिखा हुआ है प्रिमिटिव मैन बिलीविंग दैट अ क्राइम क्रिएटेड एन इम्बैलेंस। प्रिमिटिव मैन ऐसा मानते थे कि जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है समाज के अंदर, जो असंतुलन पैदा होता है, वो अपराध की वजह से होता है, जिसे ठीक किया जा सकता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को सुधारना या किसी चीज को ठीक करना। जैसे मैं कहता हूं कि अपनी गलती सुधारिए, तो मैं कहूंगा प्लीज रेक्टिफाई योर मिस्टेक। जिसे ठीक किया जा सकता था पनिशमेंट देकर के अपराधी को। रॉन्ग डूअर का मतलब होता है अपराधी। ये जो असंतुलन पैदा हो जाता है, जैसे हम इंग्लिश में इम्बैलेंस कहते हैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसे समझाता हूं। आप मार्केट गए, एक दुकान के अंदर आप पहुंचे कपड़े खरीदने के लिए। वहां पर आपने देखा कि माहौल एकदम शांत है, शॉपकीपर जो है वो कपड़े दिखा रहे हैं, और शॉपकीपर के जो असिस्टेंट है वो भी लोगों को खुशी खुशी कपड़े दिखा रहे हैं। एक एनर्जी बनी हुई है, खुशी का माहौल है, सब कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। एकदम से पता लगता है कि उस दुकान में चोरी हो जाती है। जैसी पता लगता है चोरी हो जाती है, तो क्या पैदा हो जाता है? असंतुलन पैदा हो जाता है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सभी के चेहरे पर टेंशन आ जाती हैं। जो कस्टमर होते हैं वो सबसे पहले अपना सामान चेक करते हैं कि चोरी कहीं हमारे साथ तो नहीं हुई है, और कुछ कस्टमर तो दुकान छोड़कर भी चले जाते हैं। शॉपकीपर को टेंशन हो जाती है, शॉपकीपर को लगने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो शॉप की इमेज बिगड़ गई है। तो इसे कहा जाता है असंतुलन पैदा होना, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाना। और ये असंतुलन पैदा कैसे होता है? क्राइम की वजह से, अपराध की वजह से, और जिसे ठीक किया जा सकता है किसी भी अपराधी को पनिशमेंट देकर के। तो अब बात आती है कि सर करना क्या है? करना यह है कि जो अंडरलाइंड, यहां पर जो ये अंडरलाइन पार्ट है, आपको बताना है कि ये अंडरलाइन पार्ट में एरर है या नहीं है। और अगर एरर नहीं है तो सही जवाब होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कि हमें करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। और अगर एरर है तो फिर इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। लेकिन सही ऑप्शन चुनने के लिए आपकी ग्रामर की नॉलेज मायने रखेगी, आपके कॉन्टेक्स्ट मायने रखेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स मायने रखेंगे, आपके लॉजिक्स मायने रखेंगे, तभी हम सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। तो आइए कैसे ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट्स की मदद से, लॉजिक्स की मदद से हम सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं वो सीखेंगे, और वो थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब जरा समझिएगा, यहां पे लिखा हुआ है बिलीविंग माने आईएनजी, और आईएनजी देखते ही आपके दिमाग में ये आया कि ये तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और आप ये जानते हैं कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो बनती कैसे है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दीजिए और ये बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गो में आईएनजी लगाइए गोइंग, टेल में आईएनजी लगाइए टेलिंग, रन में आईएनजी लगाइए रनिंग। अब ये बात हमें क्लियर हो गई। और जब भी कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले हमेशा सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर दिखाई देगी। जैसे यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में अगर आप जाएं तो ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। कैसे पता लग रहा है? यहां पर एक्शन जो वर्ब हमें दी हुई है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आर दी हुई है, और ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी हम देखेंगे उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। जब भी हम आईएनजी में किसी वर्ब को देखेंगे तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। उसी तरीके से यहां पर भी आईएनजी दिया हुआ है तो यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब वर है। तो इस कारण से हम इसे गलत कह सकते हैं। ये पहला रीजन है गलत कहने का। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं। ये जो वर्ब आप देख रहे हैं ना बिलीव, ये बिलीव यहां पर एक स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स होते क्या है? देखिए स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो आपके मेंटल एक्शंस को दिखाती हैं, जो मेंटल स्टेट को दिखाती हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं भागता हूं तो भागने के लिए मुझे मेरे शरीर की मदद लेनी पड़ेगी, एक मूवमेंट मुझे करना पड़ेगा, कोई ना कोई हलचल आपको मेरे शरीर में दिखेगी। जब मैं भागूंगा, मैं हंसूंगा तो आपको मेरे चेहरे पर एक हलचल नजर आएगी।
जब मैं बोलूंगा तो आपको मेरे चेहरे पर एक हलचल नजर आएगी, मैं उछलूंगा तो आपको मेरे शरीर में एक हलचल नजर आएगी। और ऐसी सारी वर्ब्स जो एक मूवमेंट, जो आपके एक्शंस को दिखाती है, जिन जिन कामों को करने के लिए आपको अपनी बॉडी की मदद लेनी पड़ती है, वो सारी वर्ब्स डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं, एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। तो ऐसे में इन वर्ब्स को आप एक्शन वर्ब्स कहते हैं, जिनमें आपको अपनी बॉडी की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन एक बात बताइए, सोचने के लिए आपको मेरे शरीर पर कोई हलचल नजर नहीं आएगी। मेरा अगर विश्वास किसी चीज में है, मेरी आस्था किसी चीज में है, तो ये सब मेरे दिमाग के अंदर ही अंदर चल रहा है, मुझे अपनी बॉडी की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी को नोटिस कर रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, तो मुझे अपनी बॉडी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, कोई हलचल आपको मेरी बॉडी पर नजर नहीं आएंगी। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो मेंटल स्टेट को दिखाती हैं, वो सारे काम जो आप अपने दिमाग से कर लेते हैं, वो सारे के सारे वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी लगाना मना होता है। आप बिलीव को बिलीविंग नहीं कह सकते क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। वांट को वांटिंग नहीं कह सकते क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। सीम में आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि सीम भी एक स्टेटिव वर्ब है। जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनमें आप आईएनजी नहीं लगाते हैं क्योंकि वो आपकी मेंटल स्टेट को दिखाते हैं। इस कारण से मैं यहां पर आईएनजी नहीं लगाऊंगा। यह मेरा दूसरा कारण है इसको एरर साबित करने के पीछे। अब चूंकि हम ये समझ गए कि इसमें एरर है, तो फिर हमारा सही जवाब इन चारों में से होगा और यह ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि हमें करेक्शन की जरूरत है। हमने दो तरीके से इसे गलत साबित कर दिया है। अब लेकिन रुक जाइए। मैंने कहा कि किसी चीज को डेप्थ में पढ़ना भी जरूरी है। किसी चीज का एक पहलू नहीं, उसका दूसरा पहलू भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं भी अगर आप आईएनजी देखते हैं तो उससे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्यों। इस सेंटेंस में यहां लिखा हुआ है, द पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड द हॉल आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। जो लोग हॉल के बाहर खड़े हुए हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो पहला काम पता है आप क्या करते? पहला काम आप यही करते कि आप स्टैंडिंग को देखते, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, क्योंकि आपके टीचर ने यही सिखाया है और सभी यही सिखाते हैं, मैं भी यही सिखाता हूं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर कितने गहराई से आपको पढ़ा रहा है। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो मेरे लिए तो यही एरर होगा। चूंकि मुझे जानकारी है तो ये एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आपको एक धक्का पहुंचेगा, अब आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैं कहता हूं नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? रीजन समझिए। देखिए, आपने एडजेक्टिव्स का नाम तो सुना ही होगा। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर के किसी नाउन की जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहूं यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट ने स्टूडेंट से पहले आकर के स्टूडेंट को मॉडिफाई कर दिया और उस स्टूडेंट की और जानकारी दे दी है। कैसा स्टूडेंट? और जानकारी दूं, कैसा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट। और जानकारी दूं, कैसा स्टूडेंट? स्मार्ट स्टूडेंट। और जानकारी दूं, कैसा स्टूडेंट? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो वो शब्द जो नाउन से पहले आकर के नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। उसी तरीके से यहां पर लोगों के बारे में, जिन लोगों की टर्न आनी है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, वो किस तरह के लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब मैं यहां पर लोगों की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं और वो भी एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से। और अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से इसकी जानकारी दे रहा हूं तो यहां पर यह कहलाएगा रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज। और ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए कहलाएगा क्योंकि हम एडजेक्टिव क्लॉज में से जब रिलेटिव प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं और डायरेक्टली हम वर्ब V4 से शुरू करते हैं तो इसे कहा जाता है रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे में एडजेक्टिव क्लॉज होने पर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हो सकता है स्टूडेंट्स अभी मैं ये सारी बातें आपको बोल के बता रहा हूं, लिख करके नहीं, क्योंकि अभी हमारा मकसद इसमें एरर ढूंढने का है। तो मैं ये सारी बातें आपको बोल करके समझा रहा हूं। इसी क्लास में हम ये सारी चीजों को डेप्थ में भी समझेंगे, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हल्की फुल्की नॉलेज आपको ग्रामर की होगी। इस कारण से रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज होने की वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो ये होता है सही। अब यहां पर समझिएगा, कोई भी सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाता है जब उसके अंदर मिनिमम दो चीजें मौजूद हो। पहला, उसमें सब्जेक्ट हो, और दूसरा, उसके अंदर एटलीस्ट वर्ब हो, उसमें एटलीस्ट एक मेन वर्ब हो या स्टेटिव वर्ब हो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पीपल तो है। अब पीपल के लिए यहां पर जो वर्ब दी गई है वो वर्ब है यहां पर वेटिंग।
और इस वेटिंग से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो ये है। इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, लेकिन जो मेन क्लॉज होती है उसमें सेंटेंस के साथ एक वर्ब का होना जरूरी है, और सेंटेंस तभी बनता है जब सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब भी हो। तो कहने का मतलब हर बार ये कहना कि आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हर बार सही नहीं होता है। अब इस आधार पर क्या मैं इसे गलत साबित कर सकता हूं? हां, मैं कर सकता हूं। समझिएगा, जब मैंने यहां पर लिखा बिलीविंग, तो बिलीविंग लिखा तो ऑब्वियस सी बात है, हम चलिए मान के चलते हैं कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रिमिटिव मैन के लिए यहां पर कोई ना कोई वर्ब तो जरूर होगी, और प्रिमिटिव मैन के लिए यहां पर वो वर्ब मौजूद नहीं है। देखिए, अगर मैं इसे एडजेक्टिव क्लॉज मान लेता हूं, इस पार्ट को अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज मान लेता हूं, तो प्रिमिटिव मैन के लिए कोई वर्ब नहीं बचे। यहां पे जो कुड है इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? विच। यहां पर जो क्रिएटेड है इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? क्राइम। तो क्रिएट को अपना सब्जेक्ट मिल गया, कुड को अपना सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन प्रिमिटिव मैन के लिए वर्ब कहां बची है? इसका मतलब जब प्रिमिटिव मैन के लिए कोई वर्ब नहीं बची, तो इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज ना मानते हुए इसे मेन क्लॉज मानेंगे, और मेन क्लॉज में सेंटेंस के लिए एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम बिलीविंग को अब गलत मान लेंगे। तो यह बात तो तय हो जाती है कि यहां पर करेक्शन की जरूरत है। तो यह हो गया नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए कि जब हम किसी भी चीज को गलत या सही साबित करते हैं तो उसके पीछे दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं, लॉजिक सोचना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब आगे बढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को मैं एक बार रफ कर देता हूं। अब हमें यह तो पता लग गया कि अभी इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। क्या यह पहला ऑप्शन सही है? अब लिखा हुआ है बिलीव्स दैट अ क्राइम क्रिएटेड। अगर मैं प्रिमिटिव मैन के आगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रख दूं, जिसको आप मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, जैसे मैं गो कहता हूं तो ये प्लूरल मेन वर्ब है, गोज बोलता हूं तो ये बन जाती है सिंगुलर मेन वर्ब। अगर मैं स्पीक बोलता हूं तो ये बन जाती है प्लूरल मेन वर्ब, और स्पीक्स कहता हूं तो ये बन जाती है सिंगुलर मेन वर्ब। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देने पर ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगुलर फॉर्म में। जैसे गो में अगर आप एस या एस लगाएंगे तो ये बनेगा गोज, और अगर आप टॉक में एस या एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा टॉक्स। तो प्रिमिटिव मैन में यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सही लगी है, लेकिन ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अब ये ऑप्शन गलत क्यों हो गया, जरा समझिए। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमें पास्ट में लेकर के जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आदि मानवों की, प्राचीन मनुष्यों की, पहले के लोगों की। तो जब हम पहले के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो जो भी मानते थे, जिनमें भी उनकी श्रद्धा थी, जो भी उनकी राय थी, जो भी वो करते थे, वो हर चीज पास्ट की होगी। तो ऐसे में प्रिमिटिव मैन बोलते हुए हम यहां पर वर्ब को प्रेजेंट में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर प्रेजेंट में रखेंगे तो यहां पर नॉनसेंसिकल मीनिंग हो जाएगा कि बात कर रहे हैं पुराने जमाने के लोगों की और टेंस को बना रहे हैं प्रेजेंट में। ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑकवर्ड लगेगा। ऐसे में यहां पर बिलीव्स हो जाएगा गलत। एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पर जब हम कहते हैं हमारे पूर्वज पैसे को जमीन में दबा दिया करते थे या दबा दिया करते हैं, तो हमारे पूर्वज बोलते ही ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी वो काम करेंगे वो पास्ट का ही होगा, प्रेजेंट में तो वो आ नहीं सकता। इसी कारण से ये हो जाता है ऑप्शन गलत। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन की। अब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल वो है जो हम चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि प्रिमिटिव मैन अगर पास्ट का एक सब्जेक्ट है, हम प्राचीन मनुष्यों की, पहले के लोगों की बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी पास्ट की होनी चाहिए, जो हमें मिल गई है। ये देखिए यहां पर, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो जो कि दिख रहा है आपको, तो ये टेंस बन जाता है पास्ट में। जो हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा हुआ। इसका मतलब इसके सही होने के चांसेस हैं। लेकिन रुकिए, फिर से रुक जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहां पर देखें तो ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये आपका प्रेजेंट में है। कैसे प्रेजेंट में है जरा देखिए। ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये है आपका सब्जेक्ट क्राइम। वर्ब के लिए सब्जेक्ट दिया हुआ है क्राइम। अब यहां पर मानते थे कि क्राइम होता है, पहले के लोग मानते थे कि क्राइम से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मतलब पास्ट के लोग कुछ मानते थे और ये बात आप प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, तो ये कहीं आपको अजीब सा नहीं लग रहा है?
कि बात हो रही है प्रिमिटिव मैन की, जो वो मानते थे, जो वो करते थे, वो सारी चीजें पास्ट में जाएंगी। दो तरीके से इसको समझिए। पहला, इसका टेक्निकल कारण, टेक्निकल रीजन इसके गलत होने के पीछे ये हो सकता है कि ये जो आप बिलीव देख रहे हैं, ये बिलीव्ड और प्रिमिटिव मैन मिलकर के मेन क्लॉज बनाते हैं, और दैट के बाद जो लिखा हुआ है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो कहा यह जाता है, टेक्निकल रीजन ये है कि अगर आपकी मेन क्लॉज पास्ट में है तो फिर जो टेंस मेन क्लॉज का होगा पास्ट में, वही टेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का होगा। इसका मतलब अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ऑप्शन को हम गलत कह सकते हैं। दूसरा, अब इसका लॉजिकल रीजन समझिए। इसका लॉजिकल रीजन ये होगा कि आदि मानव मानते थे, इसका मतलब किसी चीज में उनकी आस्था थी, श्रद्धा थी, किसी चीज को वो पूरी तरह से मानते थे, उनकी श्रद्धा थी, कोई उनका ओपिनियन था। तो जिस चीज को वो मानते थे, जिस चीज को वो करते थे, जो भी वो मानते थे, जिस चीज में उनकी श्रद्धा थी, वो सब भी तो पास्ट ही होगी। इस कारण से आपका ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में जाएगा, और पास्ट में जाने के लिए क्रिएट को आप लिखेंगे क्रिएटेड। अब इन दोनों रीजंस को फॉलो करने के बाद तो हमें यह समझ में आता है कि हमें इसे गलत साबित अब कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी भी एक चीज है जो मुझे इस ऑप्शन को गलत करने से रोक रही है। अभी भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं, एक पहलू है जो मुझे रोक रहा है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मुझे अभी भी रोक रहा है इसको गलत साबित करने से। और वो क्या है, जरा देखिएगा। वो ये है कि जब भी हम कोई ऐसी बात बताते हैं जो फैक्ट होती है, जो सच्चाई होती है, जो शाश्वत सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिसे हर कोई मानता है, हर कल्चर में उसे सही माना जाता है, हर टाइम के लिए उसे सही माना जाता है, हर सोसाइटी में उसे लोग सही मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर कोई उसे सच मानता हो। ऐसी किसी चीज को हम कहते हैं फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, जो सूरज है वो पूरब से ही उगेगा। तो ये तो आप भी जानते हैं, पहले भी पूरब से उगता था, आज भी उगता है, आगे भी उगेगा। हर कल्चर में इसे मानते हैं, हर जगह के लिए सही है। अब आप अगर ये कह दें कि सूरज रोज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता था, तो इसका मतलब तो ये निकलेगा कि पहले उगता था, अब नहीं उगता है, क्योंकि आपने इसका टेंस बदल दिया। टेंस बदलने के लिए आपने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म राइजेस की जगह रख के बोला रोज। इसका मतलब ये निकला कि पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ये तो नॉनसेंसिकल हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा इसका, क्योंकि ये चीज तो पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी होगी, ये फैक्ट है। आगे लिखा हुआ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ये भी एक फैक्ट है, सच्चाई है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। कोई भी सिस्टम, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर के लोग इसे झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। यह तो सच बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर बॉइल्स की जगह बॉइल्ड लिख दूंगा तो इसका मतलब तो यही निकलेगा ना कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले उबला करता था लेकिन अब नहीं उबलता है। तो यह कहना भी गलत होगा। तो किसी भी फैक्ट, जो भी फैक्ट होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनका टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, और उनका टेंस सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इन दोनों का टेंस आप चेंज नहीं कर सकते। आगे देखिए, लिखा हुआ है द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आपके पूरे शरीर में। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। अगर आपने यहां पर पंप्ड लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि पहले आपका दिल ब्लड की सप्लाई करता था पूरी बॉडी में, लेकिन अब हार्ट नहीं करता है, कोई और ही ऑर्गन है जो ब्लड की सप्लाई करता है। ये तो गलत हो जाएगा। तो इन अ नटशेल, 100 बात की एक बात, जो चीजें फैक्ट होंगी, यूनिवर्सल ट्रुथ होंगी, उनका टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात मुझे बताइए, कि यहां लिखा हुआ है बिलीव्ड दैट अ क्राइम क्रिएट्स, यहां लिखा है बिलीव्ड दैट अ क्राइम क्रिएट्स। तो मैं ये मान के चल सकता हूं अ क्राइम क्रिएटेड एन इम्बैलेंस, इसका मतलब ये मान के चल सकता हूं कि जो क्राइम है वो असंतुलन पैदा करता है। मतलब पहले के लोग भी यही मानते थे कि क्राइम से असंतुलन पैदा होता है, तो आज के भी तो लोग यही मानते हैं कि क्राइम से असंतुलन पैदा होता है, और आगे भी कोई ना कोई अपराध करने की वजह से असंतुलन पैदा होगा। तो ऐसे में ये तो फैक्ट हो गया,
और अगर ये फैक्ट हो गया तो फिर इसका जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरे टेंस में, अगर वो फैक्ट है तो ऐसे में ये ऑप्शन हो जाता है सही। नहीं, तो ऐसे में ये ऑप्शन सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, ये कर क्या रहे हो? अभी बोल रहे थे सही हो गया है, अब कह रहे हैं गलत हो गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं, लॉजिक से पढ़ा रहा हूं, ग्रामर से पढ़ा रहा हूं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामर से, कॉन्सेप्ट से पढ़ना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे डेप्थ में और सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे और एक सही टीचर से नहीं पढ़ेंगे, तब आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जरा समझिए इसके पीछे रीजन क्या है। अब इसे मैंने गलत क्यों किया? चूंकि ये फैक्ट है, तब भी मैंने कह दिया ये गलत है। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये फैक्ट है ही नहीं। समझिएगा, फैक्ट को आप नहीं बदल सकते, लेकिन किसी की आस्था को, किसी के ओपिनियन को, किसी के विश्वास को आप बदल सकते हैं। किसी का विश्वास, किसी का ओपिनियन, किसी की आस्था वक्त के साथ बदल सकती है, फैक्ट नहीं बदलता। तो ये जो है क्राइम क्रिएट्स एन इम्बैलेंस, कि अपराध की वजह से असंतुलन पैदा होता है, जिसे ठीक करने के लिए ओनली बाय पनिशिंग द डूअर, इस ओनली पे ध्यान दीजिए, इस ओनली पे ध्यान दीजिए, पूरा गेम पलट रहा है। किसी भी क्राइम को, जो भी क्राइम इम्बैलेंस क्रिएट करता है, असंतुलन पैदा करता है, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है कि अपराधी को आप दंड दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। लेकिन बात समझिए, मैं इस फैक्ट को बदल सकता हूं क्योंकि ये फैक्ट ही नहीं है, ये तो उन प्रिमिटिव मैन का, उन आदिवासियों का, उन आदि मानवों का ये एक ओपिनियन था, ऐसा वो मानते थे। क्यों? अगर ये फैक्ट नहीं है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। देखिए बदल के दिखाता हूं। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम ये मानते हैं कि अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। कोई और आदमी ये कह सकता है कि नहीं, बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ भी गलत नहीं होता, और बहुत सारे लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। तो फिर ये बिल्ली का रास्ता काटना और आपके साथ गलत होना, ये फैक्ट कहां से हुआ? ये तो मेरा ओपिनियन हुआ, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। अपराध करने पर असंतुलन पैदा होता है, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसको तभी ठीक किया जा सकता है, जब आप किसी अपराधी को पनिशमेंट दें। लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं होता। कुछ देशों में सजा नहीं दी जाती है, सजा इतनी सख्त भी नहीं दी जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं इसके लिए। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, कोई छोटे मोटे क्राइम करता है, चोरी करता है, तो उसकी इतनी सख्त सजा उनको नहीं दी जाती है। और सजा अगर दी जाती है तो वो किस लेवल की होती है मैं बताता हूं। किसी अपराधी को जेल में रखा जाता है और जेल की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ऐसा होता है कि 3 स्टार होटल की तरह। वहां पर उन अपराधियों को एजुकेशन दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कर पाए, वो कारपेंटर बन पाए, वो शेफ बन पाए, वो टेक्नीशियन बन पाए। जॉब ट्रेनिंग उनको दी जाती है, साथ ही साथ उनको थेरेपी दी जाती है। थेरेपी का मतलब ये होता है वो अपराधी जो अपराध करने के बाद गुस्से में है, उनका माइंड किसी प्रेशर में है, लोगों के प्रति नफरत है, तो उस नफरत को कम करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर आपकी बॉडी को ठीक करता है, एक्सपर्ट उनके दिमाग को ठीक करता है, उनके माइंड को ठीक करता है। थेरेपी दी जाती है। और ये सब करने के बाद जब वो अपनी सजा पूरी करते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो समझदार इंसान बन के निकलते हैं, स्किल्ड होके निकलते हैं और एक आम आदमी की तरह बाहर आते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, बस उनका फोकस होता है नई जिंदगी जीने का। तो नॉर्वे की गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे होता है कि हमें दुश्मन नहीं बनाने हैं, हमें इंसान को इंसान बने रहने देना है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे नॉर्वे को क्या फायदा हुआ? इससे नॉर्वे को फायदा यह हुआ कि जब उन्होंने ये नीति अपनाई तो उन्होंने देखा कि अपराध कम हो चुका है, क्राइम रेट कम हो चुका है। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि अपराध करने वाले लोग जब वापस जेल से बाहर निकलते हैं, जब अपराध करके अपराधी जब जेल से बाहर निकलता है तो वापस निकलने के बाद क्राइम दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। इसका मतलब नॉर्वे का एक ही फोकस है कि अपराधी को, इंसान को तोड़ना नहीं है बल्कि उसको संभालना है, जिससे कि क्राइम रेट कम हो। तो लीजिए, यहां पर आप बात कर रहे हैं कि रॉन्ग डूअर जो अपराधी उसको पनिशमेंट देना है। नॉर्वे कह रहा है कि हम पनिशमेंट तो देंगे, लेकिन हमारा पनिशमेंट वैसा नहीं होगा जैसे कि किसी को जिंदा आपने सूली पर चढ़ा दिया, किसी को आपने मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये अब फैक्ट नहीं रह गया, और ये फैक्ट नहीं रह गया तो फिर हम इसे प्रेजेंट में रखेंगे भी नहीं। अगर प्रेजेंट में नहीं रखेंगे तो ये हो जाता है गलत।
आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन में लिखा है बिलीव्ड दैट अ क्राइम क्रिएटेड। यस, ऐसा हम ऑप्शन चाह रहे थे। अब इसमें अगर आप देखें तो मेन क्लॉज में जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें है? पास्ट में है। ये दोनों अब पास्ट में है। इसका मतलब ये सही जवाब होना चाहिए, लेकिन ये भी सही जवाब अभी नहीं होगा, क्योंकि इसको सही जवाब होने से कोई रोक रहा है, और उसका नाम है क्रिमिनल। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 पर आए तो ऑप्शन नंबर 4 में और ऑप्शन नंबर 3 में डिफरेंस किसका है? दोनों वर्ब्स आपकी पास्ट में है, यही हम चाह रहे थे, और दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में है, ये भी हम चाह रहे थे। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक में लिखा है कि क्राइम से इंबैलेंस क्रिएट होता है, और दूसरे में लिखा है क्रिमिनल की वजह से इंबैलेंस क्रिएट होता है, असंतुलन पैदा होता है। तो यार बात तो सही है कि अपराध से भी असंतुलन पैदा होता है, और क्रिमिनल की वजह से भी, अपराधी की वजह से भी असंतुलन पैदा होता है। अब हम इन दोनों में से किसे चुने? किसे चुने? आइए समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक। समझिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर मैं आपसे कहूं कि आग लगने से घर जल गया, तो आपका फोकस किस पर जाएगा? आग पर जाएगा या माचिस पर जाएगा? आग किसकी वजह से लगी? घर किसकी वजह से जला? घर किसकी वजह से जला? आग की वजह से या माचिस की वजह से? तो आप कहेंगे जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो असंतुलन पैदा हुआ है, वो माचिस की वजह से नहीं हुआ है, वो आग की वजह से हुआ है। माचिस तो बस एक माध्यम थे उस आग को लगाने का। एक एग्जांपल और देता हूं। मैं कहता हूं यार गलत खान पान से मेरे पेट में दर्द हो गया है, तो मैं ये कहूंगा क्या कि मैंने अपने पेट में दर्द किया है? नहीं, इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है उसके पीछे का रीजन गलत खान पान है। अगर मैं आपसे कहूं कि तेज रफ्तार की वजह से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, तो आप ये नहीं कहते हैं कि ड्राइवर की वजह से गाड़ी पलट गई, आप ये कहते हैं कि तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी पलट गई। इसका मतलब ड्राइवर तो एक माध्यम था। जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो असंतुलन पैदा हुआ, वो तेज रफ्तार की वजह से हुआ। जो असंतुलन पैदा हुआ वो आग की वजह से हुआ, माचिस की वजह से नहीं। और जो असंतुलन पैदा हुआ उसके पीछे मेरा गलत खान पान था। इसी तरीके से जो असंतुलन पैदा होता है वो क्रिमिनल नहीं, बल्कि क्रिमिनल के द्वारा जो काम किया जाता है उससे पैदा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो सही जवाब इन दोनों में से चुनेंगे वो होगा बिलीव्ड दैट अ क्राइम क्रिएटेड, क्योंकि असंतुलन की वजह व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति के द्वारा किया गया काम होता है। व्यक्ति तो बस एक माध्यम होता है। तो ये था सही जवाब देने के पीछे एक रीजन। स्टूडेंट्स, अब एक बात मुझे बताइए, मैंने काफी टाइम लिया और मैंने काफी टाइम दे करके आपको ये सारे ऑप्शंस बहुत ही डेप्थ में समझाए। कोई ऑप्शन क्यों सही है, कोई ऑप्शन क्यों गलत है, ये मैंने डेप्थ में आपको समझाया। आपसे कहा कि ये अगर गलत है तो उसके पीछे क्या ग्रामेटिकल रीजन है, क्या लॉजिकल रीजन है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सही था तो उसको भी समझाने के लिए मैंने आपको ग्रामेटिकल रीजन दिया, कॉन्सेप्चुअल रीजन दिया, कॉन्टेक्चुअल रीजन दिया, लॉजिक से समझाया, एग्जाम्पल देके समझाया। जब इतनी मेहनत हम करते हैं एज अ टीचर, तब जाके एक स्टूडेंट लायक बन पाता है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाए। इसीलिए मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में उतर गए हैं, अब इस तैयारी को शुरू कर दिया है, तो हमें इस तैयारी को टाइम देना है, ना कि हमें टाइम बचाना है। क्योंकि टाइम बचाने से आपका समय खराब होगा। आप पढ़ाई को जितना टाइम देंगे उतने ज्यादा चांसेस आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बढ़ते चले जाएंगे, और जितना कम समय और जितनी जल्दबाजी या जितने शॉर्टकट्स आप लगाएंगे उतना ही आप अपना नुकसान करते चले जाएंगे। तो जब किसी बच्चे को ये सारी चीजें पता होती हैं, इतनी गहराई से पता होती हैं, तब वो सही और गलत का फैसला कर पाता है, डिसीजन ले पाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लॉन्ग वीडियो था, काफी डिटेल में मैंने हर एक चीज आपको समझाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं जो मैसेज देना चाहता हूं वो समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी पढ़ाई का तरीका जरूर बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना।